हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार। कन्हैया, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिहार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव भी होगा और कैसे होगा इस पे भी एक बड़ा संशय बरकरार है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग कह रही है कि हम चुनाव करवाएंगे। चुनाव रोकने के लिए जो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई वो भी खारिज कर दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव में तो चुनाव के लोग ही भागीदारी करेंगे, तो सभी लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। और ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। हम लोग कोरोना काल में जी रहे हैं, लॉकडाउन के अपने नियम हैं, कोरोना के अपने प्रोटोकॉल हैं, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित भागीदारी तमाम लोगों को कैसे हो, इसको लेकर के संशय बना हुआ है। और हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से बार बार ये कह रहे हैं कि एक बार पुनर्विचार करे चुनाव आयोग और स्थिति को स्पष्ट करे कि किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जो हालचाल है, जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट में ही कहा कि जो है बिहार विधानसभा चुनाव पे बात करने के लिए, तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव होगा। तो चुनाव जब होगा, सब लोग तय कर लेंगे कि चुनाव होगा। तो हमारी पार्टी भी एक संसदीय पार्टी है और संसदीय डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, तो चुनाव में जाएगी। स्वाभाविक रूप से तालमेल का, महागठबंधन का, ये सब कुछ होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत चुनाव लड़ने को लेकर के कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और पार्टी के द्वारा जो अन्य जिम्मेवारी होगी उसका निर्वहन करूँगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप चुनाव? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ आप पूरे बिहार में रैली कर रहे थे और रैलियों में इतनी भीड़ आ रही थी, हजारों की भीड़ आ रही थी। तो अब आप कह रहे हैं आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, वो जो जनगण मन यात्रा थी, जनगण मन यात्रा की हर सभा में और जो रैली हुई पटना के गांधी मैदान में, वहाँ भी एक बात हम लोग प्रमुखता से बोल रहे थे कि ये यात्रा किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये यात्रा इस देश में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। ये यात्रा इस बात के लिए है कि राजनीति में जिस तरीके से गैर जरूरी फर्जी मुद्दों पे बहस होती है, उनको छोड़ करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बहस होनी चाहिए। ये बात हम स्पष्ट कर रहे थे। उस यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं था और उस यात्रा की एक बड़ी सफलता, तमाम लोग यह बात कहते हैं कि भाजपा बिहार में सरकार में है और किसी भी भाजपा शासित राज्य में सीए एनआरसी को लेकर के जो आंदोलन हो रहे थे, तो एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन जो है पास नहीं हुआ। लेकिन बिहार विधानसभा में अनअपोज्ड एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ। तो वो एक आंदोलन था और हर आंदोलन की परिणति सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं होता है। और उसके बाद ये जो है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देश में क्रिएट हुआ, कोरोना आया और लॉकडाउन हो गया और हम लोग पहले से बहुत लिमिटेड रिसोर्स वाले लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक प्राथमिकता छोड़ करके हमारी सामाजिक प्राथमिकता ये बन गई कि लोगों की मदद कैसे की जाए। लोगों की मदद हम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि कहाँ थे, हम वहीं थे, आप ही नहीं ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ हैं। फिर चुनाव सवाल भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आप नहीं दिख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ये भी लोगों को नहीं मालूम। मैं पूछना भी चाह रहा हूँ कि आप पिछले काफी दिनों से क्या कर रहे थे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के दौरान लोगों की मदद करना ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। और बिहार की अगर आप बात करें तो कोरोना के बाद जो है फिर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर के भी लोग, जान पहचान के लोग या कोई भी आम इंसान जिसकी समस्या अगर हम तक पहुंची, तो ना सिर्फ अपनी पार्टी के रिसोर्स से बल्कि पार्टी के बाहर से भी जिन लोगों से मदद ली जा सकती थी उनसे मदद लेकर के उनकी मदद कर रहे थे। इवन मैं ये बात ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो है हमने आम आदमी पार्टी से भी मदद ली। और यही वजह है कि कई बार ये कयास लोग लगाने लगते हैं कि सीपीआई छोड़ करके कहीं दूसरी पार्टी तो नहीं ज्वाइन करते हैं। तो हमेशा इस तरीके से राजनीति को हम लोग नहीं देखते हैं। और दिल्ली में बैठे हुए बहुत सारे लोग जो आप काम करते हैं ग्राउंड पे, वो अगर कैमरे में नहीं आता है, वो अगर सोशल मीडिया में नहीं आता है, या उनको लगता है कि वो अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो वो काम ही नहीं है। जनगण मन यात्रा हुई, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसका इम्पैक्ट था कि रेजोल्यूशन पास हुआ बिहार विधानसभा में उसके खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ।
तब भी हम काम कर रहे थे। उसके बाद लोगों की मदद करना भी एक काम है, वो काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पे एक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, देखिए जब आप कोई रैली करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो उसका फोटो आप डाल देते हैं। जब कोई मुद्दा चल रहा होता है तो उसके बारे में आप लिख देते हैं। लेकिन किसी इंसान को आप केला दे रहे हैं और 15 आदमी मिलकर के केला देते हुए फोटो खिंचाएं, तो ये उस व्यक्ति की दुर्दशा के बारे में सोचिए को क्या सोच रहा होगा कि मेरी क्या परिस्थिति बन गई कि हम इसका केला ले रहे हैं और ये जो है हमारी इस दुर्दशा का अवसरवादिता के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और फोटो खिंचवा रहा है। तो इस वजह से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कम रही, लेकिन जो काम करते थे कर रहे हैं। अभी चुनाव हो गया है तो आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बाकी अन्य समय में लोग करते हैं, लोग डालते हैं, लेकिन मैं तो टिकटॉक वीडियो नहीं कभी बनाया हूँ और ना ही जो मुझे इस बात का शौक है कि मैं कुत्ता ले आऊँ और आई एम विथ माई पप्पी कह के फोटो डालें, ये सब नहीं करना होता है। तो इस वजह से लोगों को लगा कि शायद कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये हम माने कि लॉकडाउन जो हो गया कोरोना की वजह से, संपर्क कट गया, क्या वो वजह रही कन्हैया के चुनाव ना लड़ने की? कब आपने तय किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए चुनाव जो लोग संसदीय प्रणाली में भरोसा करते हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव उनको लड़ना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि राजनीति में चुनाव ही सिर्फ नहीं होता है, मेरा ये कहना है। हम ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, आगे भी पार्टी हमको चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो लड़ेंगे, लेकिन पार्टी की समझदारी ये है कि मुझे अभी अन्य भूमिका में अपनी जिम्मेवारी जो है निभानी चाहिए और लोग जो है चुनाव लड़ेंगे उनको मदद करना चाहिए। और महागठबंधन की बातचीत चल रही है, वो महागठबंधन बने, समझौता हो, उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो सरकार जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो करेंगे। हम चुनाव लड़ें तभी हम एक्टिव होंगे ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी चुनाव लड़ेंगे तो वो भी हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, हमारी पार्टी लड़ रही है और उस तरह से हम ही फिर लड़ रहे हैं ऐसा। तो महागठबंधन का भविष्य आप क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तक चीजें कुछ तय नहीं हुई हैं, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा? लेफ्ट भी महागठबंधन इस बार लड़ेगा, कितनी सीटें आप लोगों को मिलने जा रही हैं? देखिए महागठबंधन होने का आसार है, आप ये कह सकते हैं कि समझौता जो है वो सकारात्मक दिशा में है, लेकिन कितना सीट पे कौन लड़ेगा और किसको कितना सीट मिलेगा और कौन सा सीट किसके खाते में जाएगा, ये सारी चीजें अभी तय नहीं हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चुनाव को लेकर के ही एक संशय था जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था। तो जैसे आपने मेरे यात्रा की जिक्र की, वो मेरा यात्रा नहीं था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था। उसके साथ साथ और भी कई यात्राएं जो हैं वो तय थीं, लेकिन सब कैंसिल हो गया। तो राजनीतिक गतिविधि, खास करके चुनावी गतिविधि जो है उसमें एक गतिरोध आ गया था। फिर लॉकडाउन खुला और गतिविधि धीरे धीरे शुरू हुई, तो राजनीतिक गतिविधि भी होना शुरू हुआ। तो इस वजह से इतना डिले हुआ है, ये इसमें लॉकडाउन एक बहुत बड़ा कारण है। और वैसे भी आप अगर किसी भी चुनाव को उठा करके देख लें, अगर कोरोना ना हो तब भी आखिर समय तक जो है सीट पे बहस होते रहती है। ये आप कह लीजिए कि हमारे ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम की ही एक कमी है, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाती है चीजों में। आपको लग रहा है देरी हो रही है महागठबंधन को सीटें तय करने में, नंबर ऑफ सीट्स या कौन कौन सीट किस पार्टी लड़ेगी, ये तय करने में थोड़ी देरी हो रही है? नहीं, इस बार तो कम से कम मैं किसी पार्टी को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि देरी हो रही है। आपको लगता है कि देर हो रही है? देर अक्सर होती है, मतलब मेरा तो अनुभव यही है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, उससे पहले के विधानसभा चुनाव की हम बात करें, तो अक्सर ये देखने को मिला है कि सीटों को लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है और नामांकन की तारीख नजदीक आ जाती है, तब तक सारे सीट जो हैं वो तय नहीं हो पाते हैं। तो कैसे रिश्ते हैं आपके अब महागठबंधन में? जब लेफ्ट भी है तो आरजेडी से अब कैसे रिश्ते हैं आपके, क्योंकि पिछली बार आरजेडी की वजह से आप लोकसभा नहीं पहुंच पाए? देखिए, अब मैं बार बार कहता हूँ, मैंने ये बात एक जगह और बोली थी, बच्चन साहब ने लिखा है कि जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था। किसी चीज को, पुरानी चीजों को, गरे मुर्दों को उखाड़ करके लाने से कोई नया रास्ता नहीं तय बनता है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है, सिर्फ लोकतंत्र में ही नहीं होती है, मैं मानता हूं कि दोस्ती में भी होती है, परिवार में भी होता है, रिश्तों में भी होता है। तो सहमति और असहमति अपनी जगह पे है, लेकिन पुरानी चीजों को ध्यान में रख करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, ये मेरा मानना है। और यही समझदारी रही कि जब 2019 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है और हम लोग सिर्फ 2 सीट पे चुनाव लड़े थे, बाकी ज्यादातर सीटों पे जो है महागठबंधन को समर्थन किया था।
तो तब से ही हम इस बात को लेकर के कोई बिटरनेस रिलेशनशिप में नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा मानना है, हमारी पार्टी की यह समझदारी है कि देश के भीतर जो खतरे हैं वो उन खतरों से निपटने के लिए एक लार्जर यूनिटी की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि झंडा, बैनर, पोस्टर से आगे बढ़ करके, जैसे किसान का सवाल है, आप देखिए कि किसान अपने स्तर पे, हालांकि हमारे जो किसान संगठन है, ऑल इंडिया किसान सभा और कई किसान संगठनों ने मिल करके एक संगठन बनाया है, किसान मुक्ति मोर्चा, उसके साथ साथ ही जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, सब लोगों ने मिल करके बनाया है सेंट्रल ट्रेड यूनियन। हर दिन कोई ना कोई आंदोलन होता है। 23 तारीख को मजदूरों का आंदोलन है दिल्ली में, 25 तारीख को पूरे देश में किसानों का आंदोलन है। तो उसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, और वही एकता जो है वो चुनाव में भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये होता है कि सीट के चलते, चेहरों के चलते वो एकता वहाँ पे नहीं बन पाती है। लेकिन अगर हम ये लार्जर समझदारी रखते हैं कि इस देश में प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, लेफ्टिस्ट, सेकुलर फोर्सेज की एक यूनिटी बननी चाहिए, तो पुरानी बिटरनेस को छोड़ करके वो यूनिटी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास अगर इस बात हो रहा है तो ये स्वागत योग्य है। तो राजद को लेकर कोई खटास नहीं है, और आपको लेकर के तेजस्वी जो है वो डरे हुए नहीं है, क्योंकि कहते हैं तेजस्वी को कन्हैया फोबिया है। नहीं, देखिए, बाकी कौन लोग क्या कर रहे हैं वो हम नहीं तय कर सकते हैं। वो हिंदी फिल्म का एक गाना है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो अगर हम ही सोचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। मैं उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। मेरा मानना है कि देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। किसान बिल जिस तरीके से पास हुआ है, उससे पहले बेरोजगारों का जो इतना देशव्यापी आंदोलन हुआ है, जिस तरीके से आप किसी भी क्लास की बात कर लीजिए, बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटपाथ पे रहने वाले लोग परेशान हैं। आज स्थिति यह है कि कोठियों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सिर्फ मजदूर परेशान नहीं हुए, वो मजदूर जिस इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहे थे वो भी परेशान हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.25 करोड़ इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल आया है इससे किसानों का भला होगा। जबकि रियलिटी क्या है? जीएसटी जब आया था तब कहा गया था कि टैक्स चोरी रुक जाएगी, नहीं रुकी। जब नोटबंदी हुआ तो कहा गया कि काला धन आ जाएगा, नहीं आया। और प्रधानमंत्री तो उस वक्त भी बोले थे ना, देश इतना प्यार करता है प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन में समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो जिस चौराहे पे बुलाओगे उस चौराहे पे आ जाएंगे। हमको तो नहीं लगता है कि आपको आज तक वो इंटरव्यू दिए होंगे, देंगे भी नहीं, क्योंकि आप जब तक सवाल उनका नहीं पूछेंगे वो आपको इंटरव्यू ही नहीं देंगे। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें चुनाव मुद्दों के लिए हो, मुद्दों की बात हो, और किसी व्यक्ति से, किसी चेहरे से ज़्यादा बड़ा जो है वो मुद्दा होना चाहिए, उसी पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। बाकी कोई क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि देश बचाने की इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। आपको लगता है ये किसान बिल या फिर जो अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में जीत और हार तय करेंगे? हमारी जिम्मेवारी यही है। जब आपने पूछा ना कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे साथी जो चुनाव लड़ेंगे उनको उनके द्वारा, उनके माध्यम से, और वो जहां हमको बुलाएंगे तो जनता के बीच में हम इन्हीं सवालों को लेकर के जाएंगे। और जनता से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस बार जाति, धर्म, इन सारे मसलों को छोड़ करके जो बिहार के मुद्दे हैं उस पे बहस खड़ा हो। इस बात पे बहस खड़ा हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला है। लाल किले के प्राचीर से जो है मोदी जी ने जो है लाखों करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी बिहार के बारे में, क्या हुआ उस पैकेज का। और भाजपा जो है कह रही है कि हम विकास की गंगा बहा देंगे। कड़ी कब बहा देंगे? आप तो लगातार शासन में हैं, लगातार जो है आप सरकार चला रहे हैं। फिर ये जो लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर बिहार लौट करके आए हैं, उन प्रवासी मजदूरों के लिए आपने क्या किया है? बिहार के ही लोग जो निकल करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के काम करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, इंडस्ट्रीज हो, किसी भी फील्ड में जाकर के काम करते हैं, तो उनको अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? इन मुद्दों पे बात हो, सकारात्मक मुद्दों पे बात हो, देश को और प्रदेश को बेहतर बनाने के मुद्दों पे। आखिरी में, आपको लगता है इस बार बिहार में बदलाव आएगा? देखिए, उम्मीद तो हम हर बार करते हैं, बाकी तय हमेशा जनता करती है। जनता चाहेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी मैं ऐसा अनुमान जो है दूर से बैठ करके किसी राजनीतिक पंडित की तरह नहीं ये आकलन करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बिहार में होऊंगा चुनाव प्रक्रिया के दौरान, अगर चुनाव हुए तो हमारी मुलाकात होगी, उस समय मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। और आखिरी में, महागठबंधन जो है जिसमें कि आप लोग भी अब शामिल हैं, उसका चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का कौन होगा? मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए, ये तो एक ऐसा टेक्निकल चीज है जिस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है।
जो घटक दल महागठबंधन का सबसे बड़ा होगा, स्वाभाविक रूप से जो सबसे ज्यादा सीट लड़ेगा, तो महागठबंधन का नेतृत्व भी उसी दल के पास होगा और वो दल तय करेगी कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो तय कर चुके हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। कन्हैया को क्या लगता है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं या आपको लगता है वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साहब? देखिए, आप हमसे बात कर रहे हैं बतौर एक पार्टी के सदस्य के रूप में, और हमारी पार्टी जब महागठबंधन में जाकर के बातचीत कर रही है तो ऑब्वियसली वो उस पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार की है, लेकिन बातचीत जो है वो चेहरे पे नहीं हो रही है, बातचीत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हो रहा है, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने आपके सामने रखा। चेहरा भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही इम्प्लीमेंट करेगा हमारे लिए, इसीलिए चेहरा से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कोई भी चेहरा हो, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, आरजेडी जिसको अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दे। एक उदाहरण के लिए मैं ये बात स्पष्ट करता हूँ, अक्सर हमसे पूछा जाता है, कुछ और साथियों ने भी पूछा, 2004 में जब यूपीए बना था तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था, पीएम कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं थे, सब मान के चल रहे थे, जैसे आप अभी मान के चल रहे हैं कि श्रीमती गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगी। श्रीमती गांधी ने मना कर दिया, और इधर यूजीसी के शायद बिल्डिंग में शायद मनमोहन सिंह बैठे हुए थे और 1 घंटा पहले फोन हुआ कि आ जाइए, आपका शपथ ग्रहण है, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन गठबंधन चल रहा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, गठबंधन टूटा भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। तो हमारी पार्टी की यह स्पष्ट समझ है कि हम किसी चेहरे के साथ, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत नेतृत्व के साथ नहीं, हम एक पार्टी के साथ, उसके प्रोग्राम के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अलायंस बनाते हैं, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही हमारे अलायंस को लीड करता है, और उसको लीड करने के लिए उस पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है निश्चित तौर पे वो उसके लिए जिम्मेवार है। अब वो पार्टी तय करके जिसको बिठा दे। सरकार बनी तो आप लोग सरकार में शामिल भी होंगे। हम जब महागठबंधन बना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको जितना सीट मिलेगा वही सिर्फ हमारा नहीं है, बाकी घटक दल के को भी जो सीट मिलेगा उस पे भी जाकर के काम करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो सरकार जब बनेगी, पार्टी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के गई है, उस परिस्थिति में अगर सरकार तय करती है कि नहीं इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, स्वाभाविक रूप से हम लोग सरकार में भी शामिल होंगे। लेकिन इतिहास ये भी रहा है कि कई बार हम लोग सरकार में शामिल नहीं हुए हैं, बाहर से सरकार का समर्थन किए हैं। जैसे 90 में लालू जी की जब सरकार बनी थी, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, तो उस सरकार को भाजपा भी सपोर्ट कर रही थी, पहली बार जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे। तो राजनीति में हर चीज का एक प्रेसिडेंस है, हर चीज की एक हिस्ट्री है, और हिस्टोरिकल कारण से कई बार जो है नया इतिहास भी बनता है। लेट्स सी होता क्या है, लेकिन हम लोग उम्मीद जरूर ये लगा करके रखे हैं कि बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है वो अपने लिए एक नया विकल्प जरूर तलाशे। कन्हैया, बिहार चुनाव पे आपने विस्तार से बात की, आपकी इजाजत से मैं 2 चीजें और पूछना चाहता हूँ। पिछले दिनों देश की राजधानी में दंगे हुए थे, कई लोग उसके आरोप में जेल में बंद हैं। उमर खालिद, जिनका नाम, आपका नाम एक साथ चर्चा में आया था जेएनयू नारेबाजी कांड को लेकर के। उमर खालिद के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें आपका भी नाम था, लेकिन आप नहीं आए, नदारद रहे। इसको लेकर के काफी सवाल उठे कि क्या कन्हैया किनारा कर रहे हैं उमर खालिद से, क्या ऐसा है, और अगर हाँ तो क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और स्पष्ट कर दूं। एक बात तो ये है कि एक व्यक्ति का पोजीशन ढूंढना या उसको जानने की कोशिश करना, ये पूरी की पूरी राजनीतिक परिपाटी के अगेंस्ट है, जिस राजनीतिक विचारधारा से हमारा संबंध है। हमारी पार्टी इस पे पोजीशन लेकर के आई है, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं उससे अगले ही दिन सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, कांग्रेस सबके सदस्य जा करके राष्ट्रपति जी से मिले और उनको अपना ज्ञापन भी सौंपा। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की, मान लीजिए उमर तो जेएनयू में पढ़ते थे, कोई ऐसा इंसान जो जेएनयू में नहीं पढ़ा हो, जिसका नाम हमारी नाम की तरह नहीं हो, जिसका उपनाम हमारी उपनाम का नहीं हो, देश के किसी भी हिस्से में किसी भी इंसान के साथ अगर गलत होगा, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों पे हमला होगा, तो निश्चित तौर पे हम लोग उसका विरोध करेंगे। दिल्ली दंगे के जांच का जहां तक सवाल है, इस पे प्रश्न जो है सिर्फ हम लोग नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज रिपोर्ट हैं जो उसकी डिस्क्रिपेंसी पे सवाल उठाया। सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि भाई जो खुलेआम गोली मारने की बात कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं, गोली चला रहे हैं,
उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और खोज खोज के विद्यार्थियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, प्रोफेसरों को और जो मुखर आवाज हैं लोकतंत्र के पक्ष में, उनको जो है जेलों में डाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो जेल बेल का खेल है, उसका उद्देश्य यही है कि ऐसा बहस खड़ा करो देश में जिससे देश के बुनियादी सवाल गुमराह किए जा सकें। तो इस पे हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग इस तरह की गिरफ्तारी का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जहां तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है, उसको लेकर के एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। और मजेदार बात ये देखिए कि मैं आपको बोल रहा हूं, पता नहीं अब इसमें से भी लोग क्या निकालेंगे। एक रिपोर्ट में छाप दिया कि मैं दिल्ली में ही नहीं था, एक रिपोर्ट ने छाप दिया कि मैं अलायंस में जो है बात कर रहा था। तो अब ये मेरा ही 2 बयान जो है वो छाप दिया गया है। बता दीजिए। मैं बिल्कुल दिल्ली में था। उसमें मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि हम कहीं और व्यस्त थे और था कि समय निकाल करके वहां आ जाएगा। दिल्ली हम रहते नहीं हैं। आप मानते हैं कि उमर को फंसाया जा रहा है? देखिए, बात सिर्फ उमर की नहीं है। मैंने बार बार कहा है, पिछले कुछ सालों में हमने ये परिपाटी देखी है। आपको मालूम होगा कि पिछले कई महीनों से सुधा भारद्वाज जेल में है, अनंत तेलतुम्बड़े जेल में है, उमर से पहले देवांगना और नताशा जेल में बंद हैं, और दर्जनों लोग मतलब आप अगर नाम गिनाना शुरू करें तो ये इंटरव्यू 1 घंटा और चलाना पड़ेगा। तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है। अभी कफील खान छूट करके आए हैं कई महीनों के बाद। न्यायालय ने कहा, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कि यहाँ पे रासुका लगाने का कोई जरूरत नहीं था। किसी को भी यूएपीए के अंदर आप बंद कर दे रहे हैं, जबकि जो असली कातिल हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विद्यार्थियों के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, प्रोफेसरों के ऊपर ये एक दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जो भी डिसेंट के वॉइस हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, मैं बार बार इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, उनका नाम कुछ भी हो, उनका उपनाम कुछ भी हो, उनके साथ ये साजिश रची जा रही है। स्वाभाविक तौर पे जब आप किसी कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, आप किसी कमजोर तबके से आते हैं, आप किसी कमजोर समुदाय से आते हैं, तो ये दमन की प्रक्रिया और उसकी राशि जो है वो दोगुनी हो जाती है। और ये उमर के केस में भी हुआ है। लास्ट आखिरी में, दीपिका पादुकोण जेएनयू आई थी आप लोगों के सपोर्ट में, जब पिछले बल्कि इसी साल की शुरुआत में हिंसा हुई थी जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों के बीच में। आप लोगों का आरोप था कि बीजेपी एबीवीपी के लोगों ने हिंसा की है। उस वक्त दीपिका पादुकोण आई थी, आपके साथ मंच भी साझा किया था। अब उनका नाम एक मुंबई में जो ड्रग्स की जांच चल रही है बॉलीवुड में, उसमें आ रहा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इसमें जेएनयू एंगल जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती थी, इस वजह से जो है उनकी मति जो है वो इसी पलटी कि वो राष्ट्र विरोधियों के साथ जाकर खड़ी हो गई। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, इनके जो 4 मैंने क्या मनोज तिवारी पे बोलेंगे, इनके 4 जो टॉप मिनिस्टर हैं उसमें 2 जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है उन दोनों का डोप टेस्ट करा लेना चाहिए मनोज तिवारी को। एक जो है निर्मला सीतारामन का और दूसरा जो है हमारे जयवर्धन साहब का, कि जयशंकर साहब का, कि उनकी मति को क्या हो गया कि इकोनॉमी -24% -27% पे चला गया है। ये बकवास क्यों करते हैं? ये बकवास ये इसलिए करते हैं कि जनता ने इनको वोट दिया इस उम्मीद में कि ये देश का भला करेंगे। लेकिन ये जवाब क्या देते हैं हर चीज में कि अरे ये तो कांग्रेस ही कर रहा था। अरे कांग्रेस ही कर रहा था तो फिर कांग्रेस ही रहता ना पावर में। आपको क्यों लाया गया पावर में? ताकि आप इन चीजों को बदल सकें। अभी जो ये किसानों को लेकर के बिल आया है, इस पे क्या इन्होंने कहा है कि ये तो कांग्रेस ही लाना चाहती थी। अरे तो कांग्रेस ही लाना चाहती थी, फिर कांग्रेस का ही कृषि मंत्री होता। बीजेपी का कृषि मंत्री क्यों बनाया गया? हर बात पे ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको लगता है जेएनयू जाने की सजा मिल रही है दीपिका पादुकोण? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये असली सवाल को गुमराह कर देना चाहते हैं। असली सवाल क्या है? दीपिका पादुकोण हमारे समर्थन में नहीं आई थी, हिंसा के विरोध में आई थी। मैं तो अब वहां पढ़ता भी नहीं हूँ। वो कह रही थी कि भाई किसी भी विद्यार्थी के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। वहां का जो प्रेसिडेंट है, जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है, उसका सर फूटा हुआ था, टीचर का सर फूटा है। और मास्क अभी आप लगाए हैं, कोरोना से पहले ही वहां मास्क लगा करके लोग पहुंचे थे। नारा लगाने के लिए भी पता नहीं कहां से लोग मास्क लगा करके पहुंच गए थे। ये जो मास्क मैन और मास्क वुमेन हैं, ये कहां से अपीयर हुए, कहां से नारा लगा करके भाग गए, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं तो मास्क लगा करके नहीं खड़ा हूं, पहले भी नहीं लगाया था। मैं तो खुले में हूं, खुले में बोलता हूं, जो पूछना होता है खुले में पूछता हूं। मैं कहता हूं कि जब इस देश में तरीपार का आरोपी देश का गृह मंत्री बन जाए तो विद्यार्थियों को दंगाई बोल करके जेल में डाला जा ही सकता है। तो एकदम खुलेआम बोल रहे हैं, मास्क लगा के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो मास्क लगाए लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात पे चर्चा नहीं हो
तो वो जबरदस्ती इस घटना को दीपिका पादुकोण और ड्रग के मामले से जोड़ रहे हैं। इसमें क्या है, कोई भी इंसान जब भाजपा के इस तरह के प्रोपेगेंडा और प्रचार से परेशान होने लगे, कुछ नहीं करे, चुपचाप बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो तुरंत कुछ घंटों में राष्ट्रवादी हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया करप्ट थे, कब? जब वो कांग्रेस में थे। अभी वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अब क्या है, कुछ नहीं है। आप ट्विटर पे जाइए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग कीजिए और 3-4 शब्द मेंशन कर दीजिए, पीओके, कश्मीरी पंडित मेंशन करके एक पोस्ट लिखिए। आप कहते हैं ड्रग जांच और डोप टेस्ट, तुरंत जो है Y+ सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। ये जो खेल चल रहा है ना, देश की जनता को आंख खोल करके इसको देखना पड़ेगा। आप कंगना पे निशाना साध? नहीं, हम किसी पे निशाना नहीं साध रहे हैं। और देखिए, हम किसी जो है ना, मैंने पहले दूसरे इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं अन्य लोगों के ऊपर निशाना नहीं साधना चाहता हूँ। मैं सीधा बॉस को सवाल करता हूँ। जिनको बॉस का नाम लेने में डर होगा वो नहीं इधर उधर निशाना साधेंगे। हम सीधा बॉस पे सवाल करते हैं। जो लोग मेरिट का लॉजिक देते हैं, इसीलिए हम उनसे आज हम पूछ रहे हैं। जो लोग परिवारवाद पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, नेपोटिज्म पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, इसीलिए हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि अमित शाह का बेटा जय साहब BCCI का सेक्रेटरी कैसे बन गया? आप पता नहीं, आप इसको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कैसे बन गया है, कहाँ चला गया नेपोटिज्म का क्वेश्चन? हम ये सवाल इसीलिए रेज करते हैं। हम ये जो पूरा का पूरा ये तांडव न्यूज चैनल पे होता है, बात किसी एक सेलिब्रिटी या दूसरे सेलिब्रिटी की नहीं है। ये तांडव इसलिए होता है कि मर रहे किसानों का चेहरा जो है प्राइम टाइम पे ना दिखे, मर रहे जवानों का चेहरा प्राइम टाइम पे ना दिखे। मैं देश की जनता से, आपके दर्शकों से और आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, ये किसी व्यक्ति को बचाने और फंसाने का सवाल नहीं है, ये देश को बचाने का सवाल है। और देश की बहस को, देश के मुद्दों को गुमराह किया जा रहा है। JNU वो गई थी, वो जो है हिंसा के विरोध में गई थी। उनको फंसाया जा रहा है? अब ये बात तो जांच का विषय है। ये मैं जो है इसको उस तरीके से नहीं अभी समझ पा रहा हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। हो ही सकता है, ऐसा देखा तो गया ही है कि जो लोग भी JNU के पक्ष में बोले उनको धड़ल्ले से जो है एंटी नेशनल कह दिया गया। जो लोग JNU के पक्ष में खड़ा हुए, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हुए, उनको देशद्रोही बोल दिया गया। ये तो चल ही रहा है। लेकिन जिनको देशद्रोही बोला गया वो अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ अगर सेल्फी खिंचा लिए तो वो देशभक्त हो गए। तो ये जो चल रहा है देश में, इस पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। और मनोज तिवारी को कोई इस तरह का बरबोला बात नहीं करना चाहिए। यही बरबोला बात जो वो करते हैं ना, इसकी वजह से वो डगरा का बैगन हो गए हैं, वो कहीं के नहीं बचे हैं। और अगर वो ये बोलते हैं कि JNU में गई थी इसलिए वो नशा कर ली, तो यही बात जो है, अगर है हिम्मत तो दो जो सेंट्रल मिनिस्टर है ना, उनके मुंह पे बोल करके दिखाए। निर्मला सीतारामन बताएं कि मनोज तिवारी के हिसाब से वो ड्रग्स लेती हैं कि इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया है। ये सवाल पूछना चाहिए। शुक्रिया कन्हैया बात करने के लिए। तो तमाम सवालों पर विस्तार से कन्हैया ने बताई। और गर्मी इतनी है दिल्ली में कि मेरे पसीने आ गए। देखना यह है कि बिहार में जब चुनाव की गर्मी चढ़ेगी तो क्या कन्हैया और उनका जो महागठबंधन है वो सत्तारूढ़ BJP और JDU के पसीने छुड़ा पाएगा या नहीं। कैमरामैन DC मंजू के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।